सम्राट अशोक, ये नाम तो हम सबने सुना ही है ना। एक बहुत ही क्रूर राजा जिसने कलिंग का भयानक युद्ध लड़ा और फिर उसका दिल बदल गया, वो शांतिप्रिय बौद्ध बन गया। यही कहानी हम सुनते आए हैं। लेकिन क्या ये कहानी बस इतनी ही सीधी है? आज हम इसी कहानी के पीछे छिपी एक शानदार राजनीतिक रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो प्रतीक है ना, ये हम सबने कहीं ना कहीं देखा है। ये मौर्य सम्राट अशोक की विरासत है। पर उनकी असली कहानी सिर्फ एक इंसान के व्यक्तिगत बदलाव की नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी राजनीतिक सोच की कहानी है जिसने एक पूरे साम्राज्य की दिशा ही बदल कर रख दी थी। जरा सोचिए, 3री शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, मतलब आज के अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक फैला हुआ। लेकिन इस विशाल साम्राज्य के रास्ते में एक आज़ाद राज्य खड़ा था, कलिंग, जिसे आज हम ओडिशा के नाम से जानते हैं। और फिर 261 ईसा पूर्व में अशोक ने अपनी पूरी सैन्य शक्ति झोंक दी कलिंग पर। जो युद्ध हुआ वो कोई मामूली जीत नहीं थी, वो शाही ताकत का सबसे क्रूर और खूनी प्रदर्शन था। ये भारतीय इतिहास की सबसे भयानक लड़ाइयों में से एक बन गई। इस जंग की जो मानवीय कीमत थी वो होश उड़ा देने वाली थी। अशोक के खुद के लिखवाए गए शिलालेख बताते हैं कि इस लड़ाई में सीधे सीधे 1 लाख लोग मारे गए थे। और तबाही यही नहीं रुकी। जंग के बाद 1.5 लाख लोगों को उनके घरों से, उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया। ये एक ऐसी जीत थी जिसकी नींव सिर्फ और सिर्फ बर्बादी पर रखी गई थी। तो जो कहानी हमें सुनाई जाती है वो ये है कि इतना खून खराबा देखकर अशोक का दिल दहल गया। उसे बहुत गहरा पछतावा हुआ, इतना कि उसकी पूरी जिंदगी बदल गई और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। क्या हो अगर ये सिर्फ पछतावे की बात न हो? इतिहासकार एक कहीं ज्यादा गहरी और सोची समझी रणनीति की तरफ इशारा करते हैं, एक राजनीतिक जीनियस का दांव। अब जरा अशोक की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती के बारे में सोचिए। इतना बड़ा साम्राज्य जिसमें अनगिनत संस्कृतियां, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग और कई सारे धर्म। ऐसे साम्राज्य पर सिर्फ तलवार के जोर पर कैसे हुकूमत की जा सकती थी? ये तो साफ था कि सिर्फ ताकत के जोर पर हुकूमत ज्यादा दिन नहीं चल सकती। अशोक को साम्राज्य को जोड़े रखने के लिए एक नए टूल की जरूरत थी। उसे एक, कह सकते हैं, सॉफ्ट पावर की जरूरत थी, जो इन सब अलग अलग लोगों को एक शाही पहचान दे सके। और अशोक का शानदार जवाब था धम्म की नीति। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि धम्म कोई धर्म नहीं था, बल्कि ये नैतिक नियमों का एक सेट था, एक ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट जिसे साम्राज्य का हर इंसान, चाहे उसका धर्म कोई भी हो, अपना सकता था। ये अहिंसा, सहनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी जैसी बातों पर आधारित था। ये अशोक की नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव था। वो भेरी घोष यानी युद्ध की घोषणा से धम्म घोष यानी नैतिकता और धर्म की घोषणा की तरफ बढ़ रहे थे। सचमुच ये युद्ध के नगाड़ों की आवाज को धर्म की आवाज से बदलने जैसा था। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं थीं, ये एक्शन में भी दिख रहा था। अशोक ने बदलाव की शुरुआत अपने ही महल से की। अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए शाही रसोई में मारे जाने वाले जानवरों की संख्या को बहुत ज्यादा कम कर दिया गया। और धम्म का असर तो पूरे साम्राज्य में दिखा। अशोक ने ऐसे ऐसे काम शुरू करवाए जो उस जमाने के हिसाब से क्रांतिकारी थे। सड़कों के किनारे पेड़ लगवाना, यात्रियों और जानवरों के लिए कुएं खुदवाना, और यहां तक कि इंसानों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल और मेडिकल सुविधाएं शुरू करवाना। और यही अशोक की सोच का केंद्र था। कलिंग के शिलालेखों में उसने साफ साफ कहा कि वो अपनी सारी प्रजा को अपने बच्चों की तरह देखता है, और एक राजा होने के नाते उसका पहला कर्तव्य उन सबकी भलाई सुनिश्चित करना है। एक और बहुत जरूरी बात, धम्म का मकसद लोगों का धर्म बदलवाना बिल्कुल नहीं था। इसका असली मकसद था धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना। अशोक ये समझ गया था कि इतने बड़े और विविध साम्राज्य में शांति बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी था। अब सवाल यह है कि इतने बड़े साम्राज्य तक ये संदेश पहुंचा कैसे? अशोक की कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी भी कमाल की थी। उसने अपने संदेशों को चट्टानों और बड़े बड़े पत्थर के खंभों पर खुदवाया, और वो भी स्थानीय भाषाओं में, ताकि आम आदमी भी उसे पढ़ और समझ सके। और ये सब हमें वापस ले आता है उसी प्रतीक पर जहां से हमने अपनी बात शुरू की थी, सारनाथ का सह चतुर्मुख स्तंभशीर्ष। ये सिर्फ एक सुंदर कलाकृति नहीं है, इसका एक एक हिस्सा एक कहानी कहता है। ये जो 4 शेर हैं, ये चारों दिशाओं में धम्म के संदेश को फैला रहे हैं। उनके नीचे बना चक्र धर्म चक्र है।
यानी सही रास्ते का पहिया। तो हाँ, ये शक्ति का प्रतीक है, लेकिन ये शक्ति की परिभाषा ही बदल देता है। ये सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी वाली शक्ति है। तो अशोक की कहानी सिर्फ एक सम्राट के दिल बदलने की कहानी नहीं है, ये एक जीनियस राजनेता की कहानी है जिसने ये समझा कि एक साम्राज्य को जोड़ने के लिए नैतिकता और सही आचरण तलवार से ज्यादा मजबूत हथियार हो सकते हैं। और ये हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या वाकई में जब ऊंचे आदर्शों को एक अच्छी राजनीतिक रणनीति के साथ मिलाया जाए तो दुनिया को बदला जा सकता है?